5 विधवा बहुएं मजदूरी करने वाली। आग में लिपटे हुए 5 लड़के आवाज लगाते हैं, अरे बचाओ, कोई है, हमें निकालो बाहर यहाँ से। भैया आग बहुत तेज है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? अरे सारे रास्ते जाम है, हम कहीं निकल नहीं सकते। अरे भैया खिड़की खुली है, यहाँ से चलते हैं हम। हाँ चलो। 5 लड़के जैसे ही उस खिड़की की ओर बढ़ते हैं कि एक छत से बड़ा लेंटर जलकर उनके ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद 5 वहीं दब जाते हैं। आखिर वो 5 लड़के कौन थे? क्या वो इस झुलसती आग से बचे होंगे? और ये आग लगी कैसे? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। सीतापुर गांव में वीरेंद्र नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी 5 बेटियां थी। समय हो चला था कि अब वो अपनी 5 बेटियों का ब्याह कर दे। तभी एक जानकार पंडित ने वीरेंद्र को उसकी 5 बेटी के लिए एक मध्यम वर्ग के रिश्ते को ढूंढा। फिर किशोरी लाल और गीता देवी के भी 5 बेटों से बातचीत बढ़ाई। अगले दिन दोनों परिवार आपस में अपने बच्चों का रिश्ता साझा करते हैं। गीता अपनी 5 बहुओं के हाथ में शगुन का नारियल रखकर कहती है, समधी जी, वो दिन दूर नहीं जब मैं आपकी 5 बेटियों को अपने घर की लक्ष्मी बनाऊंगी। जी जी बिल्कुल। बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने कलेजे के 5 टुकड़ों को आपको सौंप रहा हूँ, और अगर इनसे कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि ये बिन माँ की बड़ी हुई हैं। अरे वीरेंद्र जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बेटियों की तरह रखेंगे आपकी बेटियों को, निश्चिंत रहिए। पूजा, सलोनी, करिश्मा, नैना, याशिका, बेटा समधी जी को नाश्ता परोसो। जी पिताजी। बेटा गर्भित, पुनीत, साहिल, विक्रम, कार्तिक, अपने ससुर का आशीर्वाद ले लो। जी बाबूजी। तभी 5 बेटे वीरेंद्र के पैर छूते हैं और 5 बेटियों ने अपने सास ससुर को खाना बनाकर खिला दिया, जिसके बाद वो अपने घर लौट आते हैं। 1 महीना बीत जाता है और उन 5 लड़कियों की शादी गीता देवी के 5 बेटों से हो जाती है और गृह प्रवेश के बाद वो 5 घर में आ जाती हैं। 5 लड़कियां कुछ ही दिनों में घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती हैं। ऐसे ही एक दिन सास फूलों की माला बनाते हुए कहती है, अरे पूजा बहू, बिजली का बिल भरना था, आज मैं भूल गई, ये ले भर कर आ जा। अरे माँ जी रहने दीजिए, मैंने कल ही बिजली बिल समय से भर दिया था। अच्छा ठीक है। अरे मैं एक बात और भूल गई, बहू वो एकादशी व्रत के लिए फल लाना था। माँ जी मुझे याद था, तो मैं 5 फल लेकर पहले से ही आ गई। अरे वाह बहू, और टंकी भर दी, खाली हो गई थी। सुबह पता नहीं 5 बच्चे कैसे नहाए होंगे। माँ जी उसका इंतजाम मैंने सुबह 5 बजे उठकर कर दिया था। अरे वाह करिश्मा बहू, तू तो बड़ी होशियार है, तूने भी बिना बोले कर दिया। और राशन लाना था और भोग। माँ जी भोग भी तैयार है और राशन भी आ गया माँ जी आपका, ये देखिए। अरे वाह वाह वाह, तुम 5 ने हर काम समय और फटाफट कर दिया। मुझे तुम पर नाज है मेरी बहुओं। मैंने कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुम जैसे होनहार सर्वगुण संपन्न बहुएं मिली हैं। अरे माँ जी, इतनी तारीफ करके हमें अपने सिर पर मत चढ़ाइए। हाँ माँ जी, अब ये सारी जिम्मेदारी तो हमें ही उठानी है ना? तो आप निश्चिंत रहिए, सब काम समय से हो जाएगा। ठीक है बहू। अरे पूजा, जरा मेरा नाश्ता दे दो, जाना है। आई जी। सलोनी मेरा टिफिन दे दो। करिश्मा बहू जरा कल का अखबार लाना। नैना मुझे गुड़ और लस्सी दे दो। जी विक्रम जी आई। यशिका सिर दर्द हो रहा है, जरा गोली देना। आई जी। 5 बहुएं अपने पतियों की आवाज सुनकर जरूरत की चीजें उन्हें दे देती हैं और तीसरी बहू करिश्मा ससुर को अखबार दे देती है, जिसके बाद सभी अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद 5 भाई एक साथ अपनी फैक्ट्री में चले जाते हैं। इसी बीच वीरेंद्र का स्वर्गवास हो जाता है, जिससे 5 बेटियां दुखद स्थिति में आ जाती हैं। वक्त गुजरता है, 5 भाइयों को एक दिन फैक्ट्री से आने में देरी हो जाती है। तभी पूजा बहू गर्भित को कॉल करके कहती है, अजी आप सब घर कब तक आएंगे? माँ जी पूछ रही हैं। वो पूजा, माँ को बोल देना हम 5 भाई थोड़ा लेट आएंगे। क्या है ना, काम ज्यादा है, कल मशीन निकलनी है तो उसी का काम चल रहा है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ माँ जी से। ये बोलकर पूजा सबको बता देती है। वहीं 5 भाई इधर मशीनों का काम संभाल रहे थे कि एक मशीन उनकी स्पार्क मार देती है, जिसकी चिंगारी उस फैक्ट्री के तारों में जा पहुंचती है
और तारों से शॉर्ट सर्किट होकर पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है। पांचों भाई और मजदूर उस आग की चपेट में आ जाते हैं। जल्दी से पांचों भाई सबको एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अंत में वो पांचों फंस जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? अरे निकालो बाहर, यहाँ से बाहर निकालो। अरे भैया आग बहुत तेज है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? भाई उस खिड़की से बाहर चलते हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है अब। ठीक है। पांचों भाई वहां से जैसे ही निकलने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उनके ऊपर एक सिलेंडर आ गिरता है, जिससे वो पांचों दबकर वहीं मर जाते हैं। उनकी मौत की खबर सुनकर उनकी पत्नियां और गीता देवी, राम किशोर, इनका बुरा हाल हो गया था। पांचों बहुएं विधवा के समान बैठी रोए जा रही थी। चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, संभालो खुद को। पहले पिताजी छोड़कर चले गए और अब हमारे पति भी। हमें क्यों भगवान ऐसा क्यों किया? बेटा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अब तुम्हें ही अपने सास ससुर की हिम्मत बनकर उनका ख्याल रखना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। पांचों बेटे की जमा पूंजी भी 1 महीने के बाद खत्म होने को आई थी। ऐसे में पांचों विधवा मजदूरी करने का सोचती है। 2 दिन के भीतर उन्हें एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम मिल जाता है। तभी उनका सेठ कहता है, अरे देखो, यहाँ की भट्टी में काम करना बेहद मुश्किल है, तो इसलिए ध्यान से काम करना। पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, यहाँ किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जी सेठ जी, हमें मंजूर है। जाओ, पांचों को अलग अलग काम करना है। एक चूड़ियों को भट्टी में ले जाकर आकार देगी, दूसरी उन्हें निकाल कर अलग करेगी, तीसरी टूटी हुई चूड़ियों को अलग करेगी, चौथी और पांचवी ठीक से आगे पैक करके काम करोगी। जी सेठ जी। पांचों विधवा बहू मन लगाकर वहां काम करती हैं। फिर घर जाकर खाना बनाकर अपने सास ससुर के पांव दबाती हैं। तभी किशोर कहता है, बहू, काम कैसा चल रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नए काम करना पड़ रहा है ना? बाबूजी, नया काम करने में तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती ही हैं, पर समय रहते सीख जाएंगे। बहू, तुम सब भी जाकर आराम कर लो। जी माँ जी। अगले दिन मजदूरी पर जा रही थी तो बिजली का बिल और सिलेंडर वाला आ जाता है। अरे मैडम जी, या लीजिए आपका सिलेंडर, पैसे दीजिए। भैया वो क्या है ना, पैसे नहीं है, आप अगले महीने ले लेंगे पैसे। अरे मैडम जी, स्त्री वाला थोड़े हूँ जो 1 महीने बाद पैसे लूंगा। अरे हमें हर चीज का हिसाब देना होता है, हर पर्ची का। क्या हुआ बहू? माँ जी, पैसे नहीं है सिलेंडर के लिए। भैया आप अगले महीने आ जाना, अभी रहने दीजिए। ठीक है। बिजली का बिल भी आ गया। जमीन से बिजली का बिल उठाकर कहती है, ओ नो, 2 दिन में 5,000 का बिल भरना है। हम पर तो माँ जी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब क्या होगा? बहू, कितनी मुश्किलें आ रही है ना। पांचों बैठे थे तो सारा काम समय पर हो जाता था। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, 1 महीने की बात है। बस 1 महीना हम खिचड़ी बनाकर खा लेंगे, और रही बात सिलेंडर की, तो छत पर चूल्हा बनाकर उसी पर गुजारा कर लेंगे, और बिजली के बिल अगले महीने पेनाल्टी के साथ भर देंगे। 1 महीने की दिक्कत है बस। हाँ माँ जी, दीदी ठीक कहती हैं। ठीक है बहू, आओ अंदर चलो। 2 दिन बाद सिलेंडर खत्म हो जाता है। फिर पूजा मिट्टी का चूल्हा छत पर बनाकर खाना पकाती है, जिसे खाकर सास ससुर कहते हैं, अरे वाह बहू, चूल्हे की रोटी तो बड़ी स्वादिष्ट है। इसे खाने में वो मजा है जो गैस वाली खाने पर नहीं था। और खिचड़ी भी अच्छी लग रही है। दीदी आप भी खा लो। मैंने देखा था खाने बनाते वक्त चूल्हे का धुआं आपकी आंखों में कितना लग रहा था। अरे तो क्या हुआ, तुम सब भी खाओ, उसके बाद फैक्ट्री भी जाना है। हाँ दीदी, बस 1 महीने की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह पांचों बहू काम पर चली जाती हैं। 1 महीने उन्हें सिर्फ दाल चावल खाकर, वो भी चूल्हे का बनाकर गुजारा करना पड़ता था। साथ ही मजदूरी से आकर भी उन्हें काम करना पड़ता था। 1 महीने बाद तनख्वाह से वो सारे बिल भर देती हैं और घर का राशन भी ले आती हैं। वक्त बीतता है, धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, और छुट्टी के दिन पांचों बहुएं अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी वक्त बिताया करती थी। एक सास की 5 अनोखी बहुएं। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में रमेश अपनी पत्नी शारदा और अपनी 5 अनोखी बेटी राधा, सोनम, शगुन, आरती, ममता के साथ रहता था।
उसकी पांचों बेटियों के अंदर एक अनोखी खूबी थी। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, वहीं किसी के अंदर आग वाली शक्ति। रमेश मुखिया के खेतों में खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा किया करता था, लेकिन इतने में उसका कुछ नहीं होता था। एक दिन वह शारदा से कहता है, अरे शारदा, अब मैं तुझे क्या बताऊं। एक तो काम सही से नहीं चलता और फिर मुखिया पैसे देने में भी आनाकानी करता है। मुझे तो सबसे ज्यादा चिंता ये सताती है कि मैं अपनी 5 अनोखी बेटियों की शादी कैसे करूंगा। अरे कौन करेगा इनसे शादी। देखिए, चिंता मत कीजिए, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमारी परेशानियों को दूर करेगा। अगर ऐसे ही भगवान के भरोसे रहा तो पता नहीं अपनी बेटियों की शादी कब करूंगा। वह इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पंडित आता है और रमेश से कहता है, अरे रमेश भाई साहब, कैसे हो? सब कुछ ठीक है? हाँ पंडित जी, सब ठीक है। तुम बताओ अपनी कैसे आना हुआ। दरअसल मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे हमारे गांव के हरिश्चंद्र भाई साहब के 5 बेटे हैं और वो अपने 5 बेटों की शादी एक साथ करवाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारी बेटियों के लिए रिश्ता भेजा है। लेकिन पंडित जी, हरिश्चंद्र तो बहुत अमीर आदमी है, उसे तो अपने बेटों के लिए एक से एक लड़की मिल जाएगी। फिर मेरी बेटियां ही क्यों चुनी उन्होंने? अरे रमेश भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें गरीब और संस्कारी लड़कियां चाहिए जो कि तुम्हारी बेटियां हैं। अब तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। अरे नेकी और पूछ पूछ, जब इतने बड़े घर का रिश्ता आया है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। हमारी बेटियां तो भाग्यशाली होंगी उस घर के बेटों से शादी करके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पंडित वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद शारदा और रमेश बहुत खुश होते हैं और अपनी 5 बेटियों को बुलाकर कहते हैं, तुम 5 को मैंने बहुत ही मेहनत से पाला है। तुम 5 बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, लेकिन ऊपर वाले का करिश्मा देखो। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए इतने बड़े घर का रिश्ता भेजा है कि तुम सदा जिंदगी में खुशी रहोगी। हाँ बेटी, वहाँ जाकर अपने इन गरीब माँ बाप को भूल मत जाना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? बेटियाँ कभी अपने माँ बाप को भूलती हैं क्या? मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन आपसे मिलने आती रहूंगी। देखो पिताजी, मैं नहीं जानती कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, लेकिन आपने हमारे लिए कोई फैसला लिया है तो वो जरूर ठीक ही होगा। अरे वाह, अब हमारी शादी होने वाली है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। पिताजी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो बस आपके पास ही रहना चाहती हूँ। देखो बेटी, अब तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो इसे इनकार मत करो और खुशी खुशी शादी करके यहाँ से विदा हो जाओ। एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर को छोड़कर जाना ही है। रमेश अपनी 5 बेटियों को बहुत प्यार से समझाता है, जिसके बाद कुछ दिनों में उसकी 5 बेटियों की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी 5 बेटियों के अंदर एक खासियत होती है। किसी की नाक लंबी, किसी की आंख बड़ी, तो किसी के हाथ बड़े, तो किसी के पैर बड़े, किसी के अंदर आग वाली शक्ति। उनकी शादी के बाद वह अपने ससुराल में चली जाती है, लेकिन जो भी उन्हें देखने आता वह उन 5 की सास उर्मिला से हंसते हुए कहने लगता, अरे उर्मिला बहन, पूरी दुनिया में तुझे ये 5 अतरंगी बहुएं ही मिली। जरा इनके अंदर देख तो सही, क्या खूबी है जिसे देखते ही तूने शादी करवा दी। हाँ बहन, तू बिल्कुल सही कहती है। तेरे बेटे बहुत अच्छे हैं और तूने इतने अजीब लड़कियों से उनकी शादी करवाई है। देखिए, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए, उसके चेहरे या उसके अंदर की कमी से कुछ नहीं होता। और मेरी 5 बहुएं बहुत अच्छी हैं। अपनी सास का ये जवाब सुनकर वह 5 बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी कुछ दिन बाद अचानक से उर्मिला के 5 बेटों की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिससे उनको बहुत भारी नुकसान पहुंच जाता है। अब मैं क्या बताऊं, जब से फैक्ट्री में आग लगी है सब कुछ खत्म हो गया है। वहाँ यहाँ नौकरी ढूंढने पर भी नौकरी नहीं मिल रही। मैं भी कई ऑफिस में गया, लेकिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में नहीं रखा। अब हमारा घर किस तरह चलेगा? अरे चिंता मत करो, कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। अरुण, हम ऐसे कब तक हाथ पे हाथ धरकर बैठ सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
उन 5 भाइयों की ये बातें वो पांचों, राधा, सोनम, शगुन, आरती और ममता सुन लेती हैं, जिसके बाद वह अपने पतियों की मदद करने के लिए सोचती हैं। अगर हम पांचों मिलकर अपने पतियों और अपने सास ससुर की मदद करें तो ये घर पहले की तरह चलने लगेगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने गरीब देखते हैं कि हमें कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा। इसी से मुझे एक आइडिया मिला, क्यों ना हम लोगों को अपने अजीब गरीब होने की वजह से मनोरंजन करना शुरू करें, जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बात का पता अगर घर वालों को चल गया तो वो हमें क्या कहेंगे? उस बात की टेंशन तुम मत लो, हम इस गांव में नहीं दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करेंगे। उस दिन के बाद से रोज वह पांचों पहले दूसरे गांव में जाकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए अपनी अपनी खूबियों से कुछ न कुछ करके दिखाती और आग से उन्हें छोटे मोटे जादुई करतब करके दिखाती, जिससे लोग उन्हें पैसे देते और वहां से चले जाते। इसी प्रकार वह सुबह से शाम तक खूब सारा पैसा कमा लेती और वापस जब घर लौटती हैं तो वह सारा पैसा लेकर अपनी सास के हाथ में रख देती है। तुम पांचों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? माँ जी, हम पांचों बहनों को एक सिलाई कंपनी में काम मिला है, वहीं से हमें ये पैसा भी मिला है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज तो तुम पांचों ने कमाल कर दिया। ऐसे ही अब हर रोज वह पांचों दूसरे गांव में जाकर करतब दिखाती और पैसा कमाकर अपनी सास को दे देती, जिसकी वजह से उनका घर चल पा रहा था। एक दिन जब वह पांचों दूसरे गांव में करतब दिखा रही होती हैं, तो उन पांचों के पति उसी गांव में काम ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे ये भीड़ कैसी लगी है, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह पांचों वहां पहुंचते हैं, वह अपनी पत्नियों को देखकर हैरान रह जाते हैं और गुस्से से आग बबूला होकर वापस घर लौट आते हैं। जैसे ही शाम को उन पांचों की पत्नी आती हैं, वह अपनी माँ को बुलाकर उनकी हकीकत अपनी माँ के आगे रखते हैं। अब बस यही दिन तो देखने के लिए रह गया था, हमारी पत्नियां लोगों को सर्कस दिखा रही हैं। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अरे कोई चोरी तो नहीं कर रही और किसी की 2 बातें तो नहीं सुन रही। जो कर रही हैं अपनी मेहनत का काम कर रही हैं। मुझे मेरी बहुओं के ऊपर नाज है। उर्मिला अपने पांचों बेटों को बहुत अच्छे से समझाती है। ये सब देखकर उसकी 5 बहुएं बहुत खुश होती हैं। उस दिन के बाद से वह पांचों अपने ही गांव में करतब दिखाना शुरू कर देती हैं। कुछ समय बाद जब उन पांचों के पतियों की नौकरी लग जाती है तो वह पांचों ये काम छोड़ देती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। लाचार सास की 5 बाल विधवा बहू। कोटा गांव में रहने वाली रज्जो के 5 बेटे थे। सूरज की किरण पूरे कोटा को अंजोर कर रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली कसूती वहां आती है। खम्बा घड़ी रज्जू रानी, के हाल चाल से थारा? अरे बस यो ही मत पूछ कसूती, के बोलूं इब छोड़ कर आई हूँ अपने छोरों ने स्कूल। महाराते घर का काम काज करने का जी कोनी करता अब। अरे तू बींदड़ी ब्याल्या, इब थारे 5 छोरे भी किशोर हो चले हैं। वैसे भी राजस्थान की रीति योई से कि 12 साल में ब्याह कर दिया जाए। कसूती के सुझाव के साथ रज्जो अपने बेटों के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है और आखिरकार उसकी तलाश धौलपुर में रहने वाले भैरा की 5 बेटियों अम्बा, रूपा, बरखा, चकोरी, फूली पर खत्म होती हैं। भाई सा, मने थारी छोरियां पसंद से, आप तो बस ब्याह का मुहूर्त निकलवाओ। जैसा आप कहो समधन सा, ये तो हमारी छोरियों का सौभाग्य से जो वो इतने बड़े घराने की बहू बनेंगी। भैरा और रज्जो की बातें सुनकर 5 बहनों के चेहरे फीके पड़ जाते हैं। रज्जो के जाते ही 7 साल की फूली सयाने स्वर में भैरा से कहती है, बाबू सा, हम 5 बहनें अभी पढ़ना चाहती हैं। टीचर जी कहती हैं कि 18 बरस से पहले बेटी का ब्याह बाल विवाह कहलाता है, जो कि कानूनी अपराध है। फूली थारी सास भली लुगाई लागे से, देखना वो तुम 5 के पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगाएगी। तू तो जाने से लाड़ो, थारे बाबू कितने गरीब हैं। ये तो रज्जो जी का बड़प्पन है जो वो तुम 5 गरीब बहनों को बहू बनाना चाहे से। भैरा की बात से 5 बहनों की पलकें भीग जाती हैं और आखिरकार कच्ची उम्र में उनके कंधे ब्याह के बोझ तले दब जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है 5 बाल विवाह बहुओं के ससुराल का सफर। अरे वाह रज्जो बींदड़ी, ता घनी कसूती से थारी।
अरे कसूती, ज्यादा तारीफ ना कर, नहीं तो पांचों चने की झाड़ पर चढ़ जाएंगी। रीत रस्म खत्म होने के साथ औरतें अपने घर चली जाती हैं। तभी रज्जो खड़ी बोली भी कहती है, अरे ओ छोरियों, कड़े जा रही हो? क्यों री चकोरी, इन चारों के साथ तेरी बूढ़ी भी घास चरने गई? तुम पांचों इकट्ठे नहीं बल्कि अपने पति के कमरों में सोगी, समझे? मगर सासू माँ, मुझे जीजी के बिना नींद नहीं आती। तो आदत को बदलो बहू रानी, यो तुम पांचों का पीहर नहीं, सासरा से। रज्जो के रूखे बर्ताव को देखकर पांचों बहू खौफ से झुंझला उठती हैं। फिर अगली सुबह, अरे कटे हो मारी कामचोर बहू रानियों, उठने का बखत ना हुआ के? सास की आवाज सुनकर पांचों बहू उसके सामने आ खड़ी होती हैं। तभी रज्जो बहुओं पर बिगड़ती हुई कहती है, अरे यो कोई बखत से नई नवेली बहुओं के उठने का? अरे पंछी पखेड़ू 4 बजे के पहर से दाना बटोरने में जुट जाते हैं और तुम पांचों अब उठी हो, घड़ी में 7 बजने को है। अगर कालते घड़ी में घंटे की सुई 5 से पार हुई तो थारी खैर नहीं, समझी? जी 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 सासू माँ। जाओ अब काम धाम करो। इसी के साथ 5 बहू काम में जुट जाती हैं। कुछ देर बाद, सासू माँ खाना तैयार है, लगा दूं? इब के इसका भी न्योता दूं, टेबल पर लगा। बरखा के साथ बाकी बहुएं भी खाना परोसने में जुट जाती हैं। तभी रज्जो खाने का पहला निवाला खाते ही नुष्क निकालती हुई कहती है, बेड़ा गर्क होवे तुम लुगाइयों का, पीहर में कभी कुछ पकाया नहीं था के? योद जली दाल, कच्ची पक्की रोटियां बनाई से 1 पैसे का गुण नहीं पांचों में। सास की फुमकार और फटकार सुनकर बेबस बहुओं की आंखों में आंसू की भरमार लग जाती है। समय बीतता जाता है। एक शाम की बात है। छोड़ छोड़ मेरी कॉपी, वरना तेरी चोटी काट दूंगा। अरे ओ बींदनी, बावली हो गई है क्या? 6 महीने हो गए ब्याह को, इब भी थारी बचकानी बुद्धि बहू को उछल कूद करना शोभा नहीं देता। सासू माँ, जीतू ने मेरी कॉपी चुरा ली है। बंद करिए किटपिट करना, और खबरदार, जो आज के बाद अपने पति को नाम से पुकारा तुम्हारे ते बुरा कोई ना होगा। मगर सासू माँ, ये कॉपी अंबिका की है। अपनी चोरी जैसी जुबान को लगाम दे छोरी। बहुओं के हाथ में कलम कापी नहीं, बेलन करची शोभा देते हैं। अब काम करो। रोजाना की बढ़ती रीत रिवायत के चलते बेचारी बहुओं का बचपन सास को बंदिशों में दम तोड़ता चला गया। 1 साल बाद, चलो अम्बे माँ का शुक्र है कि अब मेरी 5 बहू ससुराल की बागडोर संभालने लगी हैं। अगली सुबह, बहू, मैं अपने बेटों के साथ अम्बे माँ के दर्शन करने जा रही हूँ। तुम 5 घर का कोना कोना अच्छे से सजाना। आज हमारे को सास बने 1 बरस जो बीत गया। जी सासू माँ, बेफिक्र होकर जाइए। रज्जो अपने 5 बेटों के साथ पहाड़ी में बसे अम्बे माँ के मंदिर जाने को निकल पड़ती है। मगर बदकिस्मती से गाड़ी की भारी दुर्घटना में उसके 5 बेटे दर्दनाक मौत का कौर हो जाते हैं। रज्जो की जान तो बच जाती है, मगर उस दुर्घटना में उसके दोनों पैरों को अपाहिजता का दीमक लग जाता है। तभी एम्बुलेंस उनके घर के बाहर आ रुकती है और व्हीलचेयर पर बैठी सवार उनकी सास भीतर आती है। 5 बहुएं भागती हुई उसके पास आती हैं। सासू माँ, ये सब कैसे हुआ? जीजी, क्या हुआ? सासू माँ को चोट कैसे लगी? परे हटो नाशपीटी, तुम 5 मनुष्य का मुंह देखकर ही मैं निकली थी, इसलिए मेरे कुल के दीपक बुझ गए। माँ जी, इसमें हमारा क्या दोष? हाँ, गरम जली सारा दोष मेरा है, जो मैंने बहू के रूप में तुम चांडालन को चुना। मेरे बेटे को खा गई तुम। रज्जो की 5 विधवा बहुओं के जीवन में एक बार फिर बुरी परिस्थिति उभर आती है। बेटे को खो देने के गम में रज्जो के मन में 5 बहुओं के प्रति नफरत के बीज बो दिए। बावजूद इसके 5 बहू अपनी सास की बढ़ चढ़कर सेवा बाड़ी करती हैं। फूली, अम्बा, रूपा, अपनी जीजी की बात ध्यान से सुनो। यह जड़ी बूटियों का बना तेल है, इसे ले जाकर सासू माँ के पैरों में मलना है। ठीक है जीजी। तीनों नन्ही नाबालिग बहुएं रज्जो के कमरे में आ जाती हैं। वहीं ठहर जाओ, बगैर मारे इजाजत के अठेके करने आई हो। सासू माँ, आपको जितना भला बुरा कहना है कह लीजिए, हम तीनों बहुएं आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि बापू साहब ने हमें विदाई के बेला पर कहा था कि सास माँ का दूसरा रूप है। उनकी डांट में दुलार और उनके गुस्से में प्यार छिपा होता है।
और हम जिसे प्यार करते हैं उसे तकलीफ में कैसे देख सकते हैं। अब पाँव आगे बढ़ाएं। अपनी बहू अम्बा की यह बात सुनकर रज्जो का गुस्सा मोम के जैसे नर्म पड़कर पिघल जाता है, जिसके बाद तीनों बहू उसके पैरों की मालिश करती हैं। जिसके कुछ देर बाद चकोरी और बरखा भी खाना लेकर कमरे में आती हैं। माँ जी, ये देखिए, आज आपकी बहुओं ने आपकी पसंदीदा गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटियां बनाई हैं। चलिए मुंह खोलिए, इसके बाद आपको दवाई भी खानी है। ऐसा बोलकर बरखा खाने का निवाला रज्जू की ओर बढ़ाती है। खाने का कौर खाते ही सास का दिल भर जाता है और वह फपक फपक कर रो पड़ती है। समझ में नहीं आ रहा मैं मारी लाचारी पर रोऊं या इस बात की खुशी मनाऊं कि अम्बे माँ ने मने ऐसी बहू दी है जो बेटियों से भी बढ़कर अपनी अपाहिज सास की सेवा बाड़ी कर रही है। ब्याह के पहले दिन से मैंने तुम बहुओं पर सासरे की जिम्मेदारी थोप दी और छोटी मोटी चीजों में नुस्ख निकाला। ये देखा कोणी कि तुम नाबालिग हो, मगर इब थारी सास की भटक खुल गई है। बहू, आज से रज्जो देवी तुम पांचों के पैरों में पड़ी बहू शब्द की बेड़ियों और बंदिश को तोड़ती है ताकि तुम पढ़ो। उस रोज रज्जो समाज के सारे दायरे को पछाड़कर अपनी पांचों बहुओं को विद्यालय में दाखिला दिलाती है। पांचों बहू पढ़ाई लिखाई के साथ घर की जिम्मेदारी भी और सास की सेवा बाड़ी भी करती। बहुओं के अथक प्रयास से आखिरकार रज्जो के अपाहिज पैरों में बल लौट आता है। इस बीच उसकी पांचों बहुओं की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और वह 18 बरस का पड़ाव पार कर जाती हैं। जिसके बाद रज्जो अपनी पांचों बहुओं की शादी उम्र की सही सीमा देखकर एक सुलझे हुए परिवार में कर देती है। कड़वा कथन है, कच्ची उम्र में बांधा गया शादी का बंधन अभिशाप से कम नहीं होता।